नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स प्लान को लेके इसमें काफ़ी बातें होती हैं। टैक्स किस तरीके से माफ़ किया जाता है, ना सिर्फ मौजूदा सरकार के बल्कि इसमें पिछली सरकारों में भी किस तरीके से यूपीए में माफ़ किया गया, किस तरीके से लाखों करोड़ों का एक तरीके से जो है आपका एनपीए में बदल जाए। फिर हेयर कट पॉलिसी अरुण जेटली जी की टाइम पे जब ये आई थी, तो इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सियां तमाम तरह की बातें हुई हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से ग्लोबली इस विषय पर बातें हो रही हैं। और ये जेनेट एलन की तरफ से मैं बताता चलूँ कि जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी फॉर्मर वो फेड चीफ रही हैं, फेडरल रिजर्व की चेयरमैन रही हैं। तो उनके साथ उन्होंने ये एक तरीके से उनका इनिशिएटिव है। इसके तौर पर अलग अलग कंट्रीज में मौजूदा स्ट्रक्चर देखेंगे, खासतौर से एडवांस इकोनॉमीज में किस तरीके से लो टैक्स जुरिडिक्शंस है, उससे क्या उनको सफरिंग होती है या नहीं होती है। और ये बेनिफिट्स ऑफ पिलर टू, ये पिलर टू क्या चीज़ है, हम इस पर भी बात करेंगे। जो प्रपोजल्स हैं पिलर वन को लेकर के प्रपोजल्स हैं। तो मैं आपको एक मौजूदा मैं आपको एक कैनवस दे दूं जरा कि एडवांस इकोनॉमीज के अंदर अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट की बात करें, तो इस समय जर्मनी और जापान में जो है हाईएस्ट टैक्स रेट है G7 कंट्रीज में। 2021 के फिगर्स हम आपको बता रहे हैं। ये परसेंटेज में अगर हम देखें तो यूएसए के अंदर ये 27% है, यूके के अंदर आपका 19% है, कनाडा के अंदर आपका 26.5% है, फ्रांस आपका 26.5 है, जर्मनी आपका 30% है, इटली आपका 24% है, जापान आपका 30.6% है। तो अगर आप G7 कंट्रीज की बात करें तो इसमें जापान जो है 30.6% के साथ लीड कर रहा है। इसके बाद आपका जर्मनी आता है 30% के साथ, और इसके बाद आपका अमेरिका आता है, यूनाइटेड स्टेट्स आता है 27% के साथ। इसके बाद आपका कनाडा और फ्रांस जो है 26.5% है इन दोनों का। इसके बाद आपका इटली और यूके में जो है सिर्फ 19% है। तो इस मौजूदा कैनवस को लेकर के किस तरीके से बात चल रही है। और मैं आपको एक फिगर और देता चलूं कि इसमें जो है एवरेज कॉर्पोरेट टैक्स जो अमेरिका के अंदर है, ये बहुत कम है ग्लोबल एवरेज के हिसाब से। अगर इसे आप देखें तो इसको अगर आप अफ्रीकन एवरेज देखें तो ये करीब करीब 27.5 निकल करके आता है, और अमेरिकन एवरेज जो है ये 27.2 निकल करके आता है। जबकि एशिया का जो एवरेज कॉर्पोरेट टैक्स है यानी 21.4 है, और आपका यूरोपियन यूनियन का जो एवरेज है ये 20.7 है, और आपका जिसको कहते हैं यूरोप का जो एवरेज है आपका, रेस्ट ऑफ द यूरोप का, जिसमें है 19% के करीब ही आता है, और ग्लोबल एवरेज जो है ये 23.7 है। यानी कि आप देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर जो बहस हो रही है उसके अंदर अमेरिका की भूमिका क्या रही है, और ये अलग अलग मुख्तलिफ इदारों में क्या। अब प्रश्न ये उठता है कि हिंदुस्तान में एक तरीके से जो इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर जिसमें हिंदुस्तान आता है, भारत आता है, इसमें जो है ये लोअर रेट्स की तरफ जो है ये बढ़ रहे हैं अपनी इकोनॉमीज को। 2021 के फिगर्स मैं आपको देता हूँ। इसमें अगर आप इंडिया की बात करें तो ये करीब 30% है, चाइना की बात करें 25% है, ब्राजील की अगर हम बात करें ब्रिक्स कंट्रीज में है तो ये 34% है, साउथ अफ्रीका में ये 28% है, इंडोनेशिया में 22 है, मलेशिया में ये 24 है जो ब्रिक्स में नहीं है फिलहाल, साउथ कोरिया में 25 है। और अगर आप इसको देखें तो ये बहामास, बहरीन, बार्बाडोस, इसकी भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से टैक्स हेवंस के अंदर ये, और इनके अंदर बहुत ही कम है। बहामास के अंदर तो अब जीरो है, बहरीन के अंदर आपका जीरो है। तो इनको लेकर के जो नई बहस हुई है कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर को, जिस तरीके से कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, एमएनसी मोनोपोलिस्ट इकोनॉमिस्ट और कॉर्पोरेट का जो वर्चस्व बना है उसके मद्देनजर टैक्स को लेकर के जो भूमिका बनती है उसमें ये सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं पिछले महीने की। अगर हम जैसे जुलाई 1 की अगर हम बात करें तो इसमें उस समय हमने साइन किए थे, इंडिया ने 130 अलग अलग कंट्रीज के साथ इसमें सिग्नेचर किए थे, जो ओईसीडी की बीईपीएस है। तो बीईपीएस जो है मैं आपको बताता चलूं, ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क को कहा जाता है। तो बीईपीएस में फिर से कहता हूं, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क है। इसमें जो है इंडिया ने 1 जुलाई को 130 अलग अलग कंट्रीज के साथ इस फ्रेमवर्क में एग्री किया है, और इन्होंने कहा है कि हम अपने कॉर्पोरेट टैक्स फ्रेमवर्क के अंदर तब्दीलियां लेकर के आएंगे। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है किसके तहत ये किया गया है, तो बीईपीएस कई सारे ऐसे आपको एब्रीविएशन दे दी जाएंगी। तो बीईपीएस का होगा आपका बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क। इसके तहत जो है इंडिया सिग्नेटरी हो गया है 130 अलग अलग कंट्रीज के साथ। अब बात यहाँ पर आती है कि अपने जब इन्होंने कहा है कि हम चेंजेस लेके आएंगे कॉर्पोरेट टैक्स फ्रेमवर्क की तरफ, तो जो ये मूव है एक तरीके से, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, कि इसको जो एक तरीके से जो धार दी गई है या स्पेयर हेड किया गया है, ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है जेनेट येलेन, जो फॉर्मर फेड चेयरमैन रह चुकी हैं। जेनेट येलेन काफ़ी सक्षम महिलाएं हैं। और उसके बाद जो है इसमें जो है इन्होंने पिछले कुछ महीनों में साथ इन्होंने ये कहा था कि कंसेंसस बनाने की कोशिश की थी कि कंट्रीज इस प्रपोजल पे, कंट्रीज के दरमियान जो अलग अलग कंट्रीज हैं उसको लेकर के एक कंसेंसस का प्रयास बहुत ही एक तरीके से बहुत ही इसको कहते हैं बड़े पैमाने पर किया गया था। तो अगर हम अब बात करें कि जो लिस्ट
हमने जैसे दी थी आपको G7 कंट्रीज में, जो इसमें जो ग्रोइंग इकोनॉमीज है, इमर्जिंग इकोनॉमीज की हमने अभी जैसे बात की है, और इसमें जो जो लो ज्यूरिडिक्शन है जैसे कि स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है, बर्मुडा है और ये केमन आइलैंड्स हैं, तो इनसे जैसे बारबाडोस, आयरलैंड, हंगरी, इन्होंने इस प्रपोजल पे साइन नहीं किया है। तो कई बार ये यूपीएससी में खास करके पूछा जा सकता है कि इसमें से किसने साइन नहीं किया है। तो आपका जैसे है कि आपका स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, बर्मुडा और केमन आइलैंड्स, और इसमें जो है कि और इसमें आपका लो टैक्स जुरिडिक्शन है जो इसमें काफ़ी सारी, और इसमें जो आपके बारबाडोस जुड़ जाता है, इसमें आपका आयरलैंड जुड़ जाता है, हंगरी, इन्होंने इस प्रपोजल पे सिग्नेचर नहीं किए हैं। तो इसमें भी काफ़ी काम होना बाकी है इन प्रपोजल्स के अंदर, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने की जो तारीख दी जा रही है वो 2023 तक, यानी 2023 में आप एक नया कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देखेंगे दुनिया भर में। चलिए हम अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। तो जब हम इसमें नया कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे, इसके बाद जो है कि जैसे कहते हैं 2023 की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो प्राइमा फेसी अगर देखें तो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स प्रपोजल जो है ये इंडिया के लिए खास तौर पर कंड्यूसिव देखा जा रहा है। एक तरीके से हमें इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो प्रपोजल होगा किस तरीके से टैक्स जो डिजिटल कंपनीज में है इनमें जो है कि काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन होने की संभावना है। इस तरीके से गूगल और ये मल्टीनेशनल टेक जायंट्स हैं, इनको टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सख्ती बताई थी, तो किस तरीके से ओपनली ये खिलाफ हो गए थे। और इनका जो टैक्स है ये कितनी देनदारी है, इसमें कितनी ज़्यादा प्रिवेसी कंसर्न्स हैं, तो इन सब के मद्देनज़र जो है अमेरिका पर्टिकुलरली जेनेट येलन का ये जो कोशिशें हैं ये इस पर्सपेक्टिव में देखे जानी चाहिए कि इसमें कोई 2023 के बाद इसमें कोई ज़्यादा विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शंस या कन्फ्यूजन की स्थिति ना रहे। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो प्रपोजल्स हैं कि पिलर 1 की, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, तो पिलर 1 है ये जो एग्रीमेंट का है ये एप्लीकेबल होगा आपका मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज में, यानी कि आपका एमएनसीज में ये एप्लीकेबल होगा, और जिनका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसको कहते हैं पीबीटी और डिवाइडेड बाय रेवेन्यू निकल करके आता है, और ये जो इसको कहते हैं पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, और इसको अगर हम रेवेन्यू से डिवाइड कर दें तो आपका जो फिगर निकल करके आएगा वो आएगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये जो पीआर निकल करके आया है इनका ये 10% से ज़्यादा होना चाहिए, और जो ग्लोबल टर्नओवर है इनका जो है ये यूरो में दिया गया है फिगर, तो 20 बिलियन यूरो से इनका ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपका पिलर 1 एग्रीमेंट में था, तो ये उन एमएनसीज पे एप्लीकेबल होता था जिनका जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मैंने जैसा भी कहा आपसे कि पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर आप रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं तो जो फिगर निकल करके आती है वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकल करके आ गया, यानी कि पीबीटी एक साइड पे और उसका जो रेशियो होगा रेवेन्यू कितना होगा, तो ये जो फिगर निकल करके आता है ये 10% से अगर ज़्यादा होता है, और ग्लोबल टर्नओवर जो है, ग्लोबल टर्नओवर की हम यहाँ बात करें दुनिया भर में उस पर्टिकुलर कंपनी का, अगर ये 20 बिलियन यूरो से ज़्यादा होता है तो तब जाकर के ये पिलर 1 एग्रीमेंट के तहत आया था। इसके बाद हम कहते हैं कि इसमें जो 20 से 30% का जो प्रॉफिट है, ये जो नॉर्मल एक तरीके से इसको कहा जाता है कि जो 20 से 30% का जो प्रॉफिट है ये एक्सीड करता है जो नॉर्मल रिटर्न है 10% का रेवेन्यू पे, तो ये जो ऐसा जो होगा ये एलोकेट किया जाएगा उन कंट्रीज़ को जहाँ पर उनकी जो सेल्स हुई है वहाँ पर उनको ये एलोकेशन दे दी जाएगी कि जिन कंट्रीज़ में इनकी सेल्स हुई है उन कंट्रीज़ को इसमें प्रॉपर हिस्सेदारी का इसमें एक तरीके का प्रस्ताव रखा गया है। तो इससे अब निकल करके बात क्या आती है कि जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ हैं और जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ये जो है इसके तहत में सीधे सीधे आ जाएंगे, तो इनको सहूलियत, इनको कन्फ्यूजन से एक तरीके से कोई विरोधाभास की स्थिति ना हो, इनको लेके कोई क्लियरिटी ना हो, उसके मद्देनजर ये सारी तमाम का जो ये कार्रवाई की जा रही है इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं, हमने पिलर 1 की बात करी, इसके बाद अगर हम पिलर 2 की बात करें तो पिलर 2 के अंदर जो है जो सिग्नेटरीज हैं जिन्होंने इस पर साइन किए हैं उन्होंने एग्री किया है कि एक मिनिमम इफेक्टिव टैक्स रेट होना चाहिए जो कि 15% का होगा, यानी कि पिलर 1 की जो हमने बात की थी उसके मैंने आपको डिफरेंट आपको इसके जो सेलेंट फीचर्स हैं वो बताए थे। अब हम पिलर 2 की बात कर रहे हैं, इसमें जो सिग्नेटरीज हैं उन्होंने ऐसा एग्री किया है कि एक मिनिमम इफेक्टिव टैक्स, मैं फिर से कहता हूं आपको मिनिमम इफेक्टिव टैक्स पे ज़्यादा जोर है, इन्होंने कहा है कि 15% का होना चाहिए जो कंपनीज हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ फॉर रिकॉर्ड है कि इसकी जो एक तरीके से इस दिशा में जो कार्रवाई जो भारत की तरफ से देखी गई थी, तो ये एक तरीके से जब ये G20 की जो समिट हुई थी उसमें निर्मला सीतारमण की तरफ से डिजिटल कॉर्पोरेशंस पर टैक्स उठाने की बात ये कही गई थी, तो इंडिया इसमें हमेशा इसका पक्षधर रहा है खास करके सरकार के अंदर। तो अगर हम इसको देखें कि जो कंपनीज हैं जो ये ग्लोबल टर्नओवर है इनका जिनका कि 750 मिलियन, पिलर 1 में आपका 20 एक जो उसकी सेल्स थी 20 बिलियन डॉलर्स की थी, यहाँ पर जो ग्लोबल टर्नओवर है अगर इनका 750 यूरो से ज़्यादा होता है तो ये जो है ऑटोमेटिकली इन रूल्स के अंदर ही कवर हो जाएंगी। और जो इसमें तो जो कंट्रीज इसमें डिसाइड कर सकती हैं कि टैक्स जो स्मॉलर डोमेस्टिक एमएनसीज हैं इन पर किस तरीके का हो। और इसमें जो खास तौर से निकल करके आ रही है जो बात नहीं जो बहुत महत्वपूर्ण है काफ़ी सारे सिटीजन्स के लिए अलग अलग मुख्तलिफ देशों के अंदर, तो उसमें पेंशन फंड्स
होल्डिंग व्हीकल और इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज इसमें से एक्सक्लूड कर दी गई, यानी कि इनको हटा दिया गया। तो इनको जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है खास करके यूपीएससी में कि किस किस को पिलर 2 में से हटा दिया गया है, तो आप उसको गेस वर्क करेंगे, लेकिन गेस वर्क की जरूरत नहीं है। तो इसमें पेंशन फंड्स हटा दीजिए, होल्डिंग व्हीकल्स को हटा दीजिए और इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज को इसमें से हटा दीजिए। तो आपका एक सवाल जो है बहुत अच्छी तरीके से सही हो जाएगा और ये क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके बाद अगर हम बेनिफिट्स ऑफ पिलर 2 की बात करें कि इसका बेनिफिट होने क्या वाला है, आखिर इसका रैशनल क्या है, आखिर इसको लाया क्यों जा रहा है, इस पर तेजी से काम क्यों किया जा रहा है। तो इसका हम अगर बेनिफिट की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो कंपनी एक तरीके से अगर देखें जो इंडिया है ये जो है अभी हाईएस्ट इफेक्टिव टैक्स रेट है, यानी कि हमारा जो है इफेक्टिव टैक्स रेट वो 30% है। अब ये बात डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए हो सकती है कि क्या कॉर्पोरेट पे और टैक्स किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कम किया जाना है, लेकिन अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो 30% को काफ़ी हाई माना गया है। तो इसके अंदर जो है ये कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है इंडिया का जो है ये स्लैश कर दिया गया था 22% का 2019 में कंपनीज का, जो कि विलिंगनेस दिखाई थी, जिन्होंने अपनी सहमति दिखाई थी कि वो फॉरगो करेंगे ऑल टैक्स इंसेंटिव्स और डिडक्शंस, यानी कि जो अपने टैक्स इंसेंटिव्स को अपने डिडक्शंस को छोड़ेंगे तो उनके लिए जो ये स्लैश होगा ये कम करके 2019 में ऐसा हुआ था और ये 22% हो जाएगा। तो जो इफेक्टिव रेट कंटिन्यू करता है कि ये अगर इफेक्टिव रेट है तो ये हाई रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें जो कंपनीज होंगी तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपनीज ने इसको ऑप्ट नहीं किया था इस लीवे को लेकर के, तो वो उस समय अक्सर इतनी चर्चा में नहीं आई थी। लेकिन अब 2023 से क्योंकि इसमें सारी फॉर्मुलेशन हो जानी है तो ये बात फिर से उठेगी। अब हम बात करते हैं कि जो सेस और सरचार्जेस हैं इसमें अगर हम देखें कि ये किस तरीके से इंक्रीज कर देते हैं इफेक्टिव टैक्स रेट को। इसमें टैक्सेस आपके सेस लगेगा, सरचार्ज लगेगा, उसको लेके तो जो टैक्स रेट अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो ये जो है काफ़ी हायर देखा जा रहा है ग्लोबल और एशियन एवरेज से। एशियन एवरेज की जैसे मैंने आपको शुरू में फिगर बताई थी, मैं आपको फिर से रिकैप कर देता हूँ कि जो अफ्रीकन एवरेज है ये आपका 27.5 है, अमेरिकन एवरेज आपका 27.2 है, एशियन एवरेज जो है आपका 21.4 है और हमारा जो टैक्स है हमारा 30% के करीब है। और यूरोपियन यूनियन का जो एवरेज है ये 20.7 है और यूरोप का जो एवरेज है वो 19 है और आपका ग्लोबल एवरेज जो है ये 23.7 है। 2021 की फिगर्स ये मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था, तो उस समय देखा जाए उससे कंपेयर करते हैं तो एशिया का जो है 27.2, ग्लोबल एवरेज आपका 23.7, इससे हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा 30 इसको कहा जा रहा है। तो इसके लिए एक तरीके का ये रैशनल दिया जा रहा है। तो अगर अब इसको कहते हैं कि अगर अडॉप्ट करते हैं 15% टैक्स प्रपोजल को तो इससे जो होगा गवर्नमेंट के पास होगा एक तरीके का सफिशिएंट रूम आ जाएगा ताकि वो लोअर रेट्स की तरफ मूव करे फ्यूचर के अंदर अगर ऐसा ज़रूरत लगता है। तो अब इसको कॉर्पोरेट लॉबी का प्रेशर समझ लीजिए या कुछ समझ लीजिए, लेकिन 2023 के बाद इसमें पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगी, किसी को कोई गलत नहीं होगी, कोई गलत फहमी नहीं होगी और एक स्ट्रीमलाइन टैक्स स्ट्रक्चर में ग्लोबली सारी कॉर्पोरेशंस का इसमें आने की संभावना प्रबल है। इसके बाद जो है अब ये इसमें एक तरीके से चौंकाने वाली बात है, इसमें सरप्राइज करता है ये कि एडवांस इकोनॉमीज जिसमें कि आपका यूएसए है, फ्रांस है, जर्मनी, जापान है, ये अभी भी जो है हाई टैक्स रेट लगा रहे हैं अपनी कॉर्पोरेट्स पर क्योंकि रेवेन्यू इससे बहुत जनरेट होता है। तो इससे क्या होता है कि इसका जो इफेक्ट है, जो डायरेक्ट इफेक्ट है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के समय ये हो गया था मेकिंग अमेरिका मेगा इकोनॉमिक्स के बाद मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, तो जिस तरीके से वो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ ऑफन लॉगर हिट्स पे थे, एक तरीके से उनकी काफ़ी कन्फ्रंटेशन होती रहती, तो उसमें क्या होता है कि एमएनईज जो हैं ये शिफ्ट कर रही हैं अपने बेस को जहां पर जिन कंट्रीज के अंदर लोअर टैक्स जुरिडिक्शन है, तो एक तरीके का अपने वर्कफोर्स को, और अमेरिका का भी थोड़ा सा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको फिर किसी दिन में डिटेल से बताऊंगा उसको, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। तो अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट की अगर हम बात करें यूएस के अंदर तो ये एक तरीके का 40% की तरफ भी था जब इसे डोनाल्ड ट्रंप ने स्लैश किया था 27% को। तो ये आप याद रखें कि उस समय जो ये था ये 40% था, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको स्लैश करके 2017 में प्रेसिडेंट यानी कि जब वो बने थे उस वक्त इन्होंने इसे 27% कर दिया था, उससे पहले ये 40% था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट भी है। इसके बाद जो है कि अब जो अटेम्प्ट किए जा रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये इसको फिर से कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहते हैं। तो ये एक बुनियादी फर्क है कि ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन से, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने 40 से 27 किया, लेकिन जो बाइडेन की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है और जिस तरीके से कोविड का इम्पैक्ट है, जिस तरीके से स्टिमुलस दिए जा रहे हैं, तो रेवेन्यू को लेकर पूरी दुनिया भर की इकोनॉमीज में चाहे अमेरिका से अछूता नहीं है तो कंस्ट्रेंट है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाने की दिशा में सोच रहे हैं। तो ऐसा जो है अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है ये भी रेवेन्यू को लूज कर रही है और जिस तरीके से इनोवेटिव टैक्स अरेंजमेंट जो एमएनईज का है तो ये ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, तो इनके अंदर मिनिमम टैक्स को लेकर
लेकर के इंडियन रेवेन्यू अथॉरिटीज़ भी इस दिशा में सोच रही हैं किस तरीके से। और मैं आपको बताता चलूँ कि हिंदुस्तान में ना सिर्फ ये सरकार बल्कि पुरानी सरकार में भी जो सेक्टर कमाई करके देता है ये उस सेक्टर पे आके टैक्स लग जाता है, और उसके मद्देनज़र जो चीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उन चीज़ों के अंदर और ज़्यादा इसमें मुश्किलें आती हैं। अब हम जैसे बात कर रहे थे कि जो लार्ज वेरिएशंस हैं रेट्स के अंदर, जो ये कॉर्पोरेट टैक्स जुरिडिक्शन है जो आपका, जैसे बहामास के अंदर आपका 0 है, बहरीन के अंदर आपका 0 है, बारबुडिस के अंदर आपका 5.5 है, बरमूडा के अंदर 0 है जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था, केमन आइलैंड्स में 0 है, सिप्रस में ये 12.5 है, हांगकांग के अंदर ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि 16.5 है, और इसमें चाइना के अंदर 25 है और हांगकांग के अंदर 16.5 है। आयरलैंड और हांगकांग और लंदन जैसी इकोनॉमीज को वेटलेस इकोनॉमीज भी कहा जाता है अर्थशास्त्र के हवाले से, यानी कि ये साइज में भले बड़े ना हो लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक तरीके की बहुत हैवी इकोनॉमीज है, तो इनको वेटलेस इकोनॉमीज कहा जाता है बिकॉज ऑफ साइज। लेकिन इनके अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है, जो बिजनेस होता है, जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है वो बहुत बड़ा और बहुत हैवी होता है, यानी कि एक सब्सटेंशियल कई कई नेशन से बड़ी, उनके जीडीपी से बड़ा इनका अकेले का जीडीपी, तो इनको वेटलेस इकोनॉमीज भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स मैगजीन में मैंने पढ़ा था और ये 10-15 साल पुरानी बात है इसमें, तो उस वक्त ये पढ़ा गया था। तो आयरलैंड में जो है 12.5 है, मॉरिशस में 15 है, सिंगापुर में 17 है, स्विट्जरलैंड में आपका जो है 14.9। आप देख सकते हैं कि क्यों जो पैसा है वो इन कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब इसमें जो बात है कि अब इसमें टफ नेगोशिएशंस की जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसका फॉल आउट क्या होना चाहिए, तो हम ये इसमें जब टफ नेगोशिएशंस की बात करते हैं तो यूएस ने किस तरीके से एंथुजियास्टिक रहा है, पिलर 2 के लिए एंथुजियास्टिक रहा है, और ये जो है किस तरीके से, और मैंने आपको जैसे बताया कि यूएस जिस दिशा में सोच रहा है वो ये कि कॉर्पोरेट से थोड़ा टैक्स ले लिया जाए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा सा उलट करते हुए पॉलिसी को। तो इसमें जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है एक तरीके का अपने जो अगर देखा जाए तो इन्होंने जिस तरीके से सपोर्ट किया था डिजिटल कंपनीज को, जैसे कि गूगल, अमेजोन, फेसबुक, और अगेंस्ट डिजिटल टैक्सेस जो इम्पोर्ट कर रही है, जैसे अलग अलग कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो जो इसमें जो है आपका जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी जो एक तरीके का हिस्टोरिकल देखा जाए पिछला, तो इनको देखा जाए कि इन्होंने इन कंपनीज पर टैक्स लेने के एक तरीके से ये अगेंस्ट थे कि इन पे जैसे कंट्री जैसे इंडिया जो है इन पे टैक्स लगा, तो इसके खिलाफ ही रहे हैं। तो इंडियन अथॉरिटीज की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने ऑप्शंस इनको वे करने पड़ेंगे कि इनको इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे पिलर 2 को लेके, क्योंकि 2023 ज़्यादा दूर नहीं है। और जो मेन इश्यू जो आएगा इन प्रपोजल्स में, ये इन कंपनीज को ग्लोबली डिजिटल टैक्स को लेकर के आने वाला है और इस पे और ज़्यादा बातें होंगी। तो एक इसमें होगा कि लार्जर जो कंपनीज हैं जिनका ग्लोबल टर्नओवर जो है आपका 20 बिलियन यूरो के ऊपर है, तो जो स्मॉलर ई कॉमर्स ऑपरेशंस हैं ये इसमें कवर्ड नहीं किए जाएंगे। तो ये अमेरिका इस तरीके की बात इस पर सोच रहा है। तो दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होगी जिसपे कि इस पर बहुत गौर करना होगा इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ को, भारत सरकार को, जो टैक्स जो होगा ये आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट देगा जो 10% से ज़्यादा रेवेन्यू पे होते हैं। और इसके अंदर जो आपका रिटेल और ई कॉमर्स कंपनीज जो ऑपरेट करेंगी, जैसे कि आपका इसमें जो मार्जिन होता है काफ़ी रेजर थिन मार्जिन पे ये काम करती हैं, तो उसके मद्देनज़र इसको देखना होगा कि किस तरीके से ये लॉस मेकिंग में ना तब्दील हो जाए। तो एक तरीके का ये आइडिया निकल करके आता है कि इस तरीके से जो ये सारा कुछ होगा तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो होगा वो टैक्स जो करा जाएगा। तो यूएस जो है ये अपने को एक तरीके से ये अपने पास अधिकार ये रखना चाहेगा कि उनको ये टैक्स कर सकते हैं जो मेजर पोर्शन होगा, यानी लार्ज चंक जो होगा, जो ये प्रॉफिट जो ग्लोबल एमएनसीज हैं, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन हैं, जैसे कि मैंने अमेजोन, फेसबुक और आपको इनका एप्पल का बहुत बड़ा केस है। तो इनमें क्या है कि यूएस हमेशा अपने को रिटेन करना है क्योंकि वो इन पे ज़्यादा टैक्स करे। और इसके बाद जो इंडिया है, अगर ऐसी अगर मान लीजिए एक जो तीसरी पॉसिबिलिटी है, अगर इंडिया स्क्रैप करती है इक्वलाइजेशन लेवी को, जो अडॉप्शन कर लेती है इन रूल्स को, लेकिन उसके बाद स्क्रैप कर देती है इक्वलाइजेशन रूल को, लेवी को जो है, तो इसमें क्या होगा, क्या इसमें जो होगा हमारे पास जो होगा टूल नहीं रहेगा टैक्स कलेक्शन का मीडियम और स्मॉल साइज डिजिटल एमएनसीज का, तो हमारे पास उसमें एक लिमिटेशन आ जाएगी जो कि अमेरिका काफ़ी तक चाहता है। तो इट नीड्स इसमें देखा जाएगा कि इसमें क्या किया जाना चाहिए कि इंडिया अपने राइट को रिटेन करती है विद होल्ड टैक्स करने का, स्मॉलर डिजिटल एमएनसीज का, इसमें जो एमएनसीज के साथ हैं उनको लेकर के फ्यूचर इसमें बहुत दिलचस्प होने वाला है। और इसको लेकर के 2023 तक की अमेरिका की इसमें सक्रिय भूमिका है। अलग अलग मुख्तलिफ कंट्रीज का हमने टैक्स स्ट्रक्चर इस पर बात की है। तो इन सब के मद्देनजर जो चुनौतियां हैं वो काफ़ी बड़ी हैं और इस पर एक तरीके के अगर ग्लोबल कंसेंसस बन जाता है, उसका जो फॉल आउट होगा या किस तरीके का होगा, उससे बिजनेस करना आसान होगा, टैक्स को लेकर गलत नहीं होगी और एक रेवेन्यू में सर्टेनिटी आ जाएगी। और बार बार रूल्स में जो चेंजेस होते हैं, जिस तरह कन्फ्रंटेशन चला जाता है, उनसे शायद बचा जा सकता है, लेकिन इससे जो होगा रेवेन्यू पर बहुत हद तक इस पर फर्क पड़ेगा। तो चलिए हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।